हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी का वेलकम करता हूं अपने इस आज की वीडियो में। पिछली क्लास में हम लोगों ने आपसे डिस्कस करा हुआ है क्या कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में, और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम लोगों ने डिस्कस करा है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। आज हम लोग बात करेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन का मतलब क्या होता है, मैं पहले लास्ट वाले वीडियो में आपको मैंने थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दे चुका हूं। आज एक बार और थोड़ा सा आपको बताता हूं। डिप्रेशन का मतलब क्या होता है, गिरावट, डिक्रीमेंट। यानी कि इन फ्रीजिंग पॉइंट अगर बातचीत कही जा रही है तो इसका मतलब जो फ्रीजिंग पॉइंट है उसके अंदर क्या आ रहा है बेटा, डिक्रीमेंट आ रहा है। ठीक है, क्यों डिक्रीमेंट आ रहा है? क्योंकि हमने उसके अंदर सोल्यूट डिसॉल्व कर रखा है, और अब जब फ्रीज करने जा रहे हैं तो उसको अब पहले की तुलना में टेम्परेचर और डाउन चाहिए फ्रीज होने के लिए। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है, क्या रीजन है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आइए फटाफट शुरू करते हैं। तो लिख लिया जाए बच्चों, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। मान लीजिए हमारे पास यहां पर वाटर है, ये हमारे पास वाटर है बेटा, और हमने इसके अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया है। अब हमने ऐड तो कर दिया है, और इसमें हम देखेंगे ध्यान से कि जब हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं, पहली बात तो क्या है बेटा, मान लो ये प्योर वाटर है, प्योर वाटर है, तो इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है आपको पता है प्योर वाटर का क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। लेकिन अब तुमने इसके अंदर क्या मिलाया है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। बात को समझना, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट तुमने मिला दिया है, तो अब ये जो सॉल्यूशन बनके तैयार हो रखा है बच्चे, इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो ऑब्वियस सी बात है 0 के बराबर तो नहीं होने वाला है, क्योंकि वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस है, बट आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया है तो ये आ जाएगा लेस देन 0। अब लेस देन 0 कितना होगा, -1 जा सकता है ना, या -0.5 जा सकता है, इट डिपेंड्स। इज इट क्लियर? यानी कि सर आप ये कहना चाह रहे हैं सॉल्यूट अगर हम मिला देंगे पानी के अंदर तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो काफी नीचे चला जाएगा। बिल्कुल सही बात है ये, है ना। इसका एक एग्जांपल तो मैं बताता हूं, बड़ा प्यारा सा। आपने देखा होगा खासतौर पे जितने भी हिल्स एरियाज हैं जहां पर स्नोफॉल वगैरह होता है, वहां पर आपने देखा होगा जब रास्ते पे जब बर्फ जम जाता है तो कुछ लोग नमक लेकर ऐसे छिड़काव करते हैं उस बेसिकली जहां पर जो रोड है, जहां पर जहां पे बर्फ जमा हो रखा है, तो पर क्या करते हैं बच्चे, नमक का पाउडर जो है ऐसे फेंक रहे होते हैं, जिससे वो जल्दी जल्दी क्या होने लग जाता है, मेल्ट होने लगता है। नमक को जैसे आप बर्फ पे फेंकते हो तो बर्फ बहुत जल्दी क्या होने लगता है, मेल्ट। रीजन क्या है कि जब आप नमक को बर्फ के ऊपर डालते हो, ठीक है, तो उसके अंदर सॉल्यूशन धीरे धीरे क्रिएट होने लग जाता है, जिसका कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाता है, बढ़ने लग जाता है। और जब कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने लग जाता है तो फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है। तो अभी तक जो बर्फ 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज था, अब उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो माइनस में चला गया है, तो अब वो बर्फ बन के नहीं रहेगा। इज इट? इसलिए हिल्स एरियाज में ऐसा किया जाता है कि नमक का पाउडर फेंक देते हैं, जिससे कि जल्दी से बर्फ मेल्ट हो जाए। चलिए करते हैं बात यहां पे, है ना। ये हमारा सॉल्वेंट है, ये हमारा सॉल्यूशन है। तो बेसिकली जो डिफरेंस आ रहा है फ्रीजिंग पॉइंट का, दैट इज कॉल्ड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिफरेंस हम बेटा लिख लेते हैं, डेल्टा TF इक्वल टू KF इनटू में, ठीक है। और लास्ट क्लास में बता ही चुका हूं बेटा, डेल्टा TF क्या था, बेसिकली T0F माइनस TF। ये भी हमारे पास एक फॉर्मूला था। ये वाला तो बेटा आपका मोलारिटी के आधार पे होगा, ये आपका फ्रीजिंग पॉइंट के आधार। अभी इस डिस्कशन के बारे में, इसके फॉर्मूले के बारे में हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली डेल्टा TF इक्वल टू T0F माइनस TF, सिंपल सी बात है। लेकिन अब यहां पर बात आती है आगे की। आपने चीनी मिलाया, सॉल्यूशन तैयार करा, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ चुका है। आपको बता चुका हूं पहले भी कि कॉन्सेंट्रेशन जैसे जैसे बढ़ता जाएगा फ्रीजिंग पॉइंट और डिक्रीज होता जाएगा। यानी अगर आप 2 चम्मच चीनी घोल रहे हैं या 5 चम्मच घोल रहे हैं, तो 2 चम्मच या 5 चम्मच की तुलना में 2 चम्मच चीनी वाला जो पानी है वो जल्दी फ्रीज हो जाएगा, और 5 चम्मच चीनी वाला जो पानी है वो थोड़ा और लेट फ्रीज होगा। इज इट? अब यहां पर जरा बात को समझेंगे जो मैं अब आपको बताने जा रहा हूं, ठीक है। दैट इज व्हाट, कि जो ये डेल्टा TF है ना बेटा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कॉन्सेंट्रेशन के, जैसे कि आप जान चुके होंगे अब तक, है ना। तो डेल्टा TF इक्वल टू क्या आ जाएगा, KF इंटू M। KF इंटू M में क्या होता है, KF मतलब क्या, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट।
बोलो यहां तक समझ में आता है? इज इट? ठीक है। तो क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, क्रायोजेनिक, आपको पता है क्रायोजेनिक इंजन होते हैं, क्रायोजेनिक सिस्टम होता है जिसमें हम क्या करते हैं, किसी चीज को फ्रीज करके रखते हैं, है ना, लंबे समय तक, उसको हम बोलते हैं क्रायोजेनिक सिस्टम या क्रायोजेनिक जो है मशीन। ये था हमारा जो है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, तो अब मैं आपको आगे की बात बताने जा रहा हूं। ठीक है बच्चों, तो इसका एक ग्राफ होता है, बेटा जरा ग्राफ समझ लो, है ना। ये देखो यहां पे मान लो ये आपका टेम्परेचर है और ये आपका वेपर प्रेशर है। ठीक है, अब होता क्या है बेटा, यहां पे अगर आप ध्यान से देखेंगे होता क्या है कि जैसे जैसे आप किसी चीज को फ्रीज करते हो तो उसका वेपर प्रेशर क्या होता है, घटने लग जाता है। बिलीव और नॉट, सिंपल सी बात है। तो अगर मैं तुमसे यूं कहूं कि ये यहां पर कोई एक सॉल्यूशन था जिसमें भी कुछ वेपर प्रेशर बन रहा है, तो जब हम टेम्परेचर को क्या करें बेटा, डाउन कर रहे थे, तो वेपर प्रेशर भी घटने लग गया। एक टाइम पे आकर ये क्या हो जाता है, फ्रीज। तो अगर मैं इस कर्व को क्या बोलता हूं, सॉल्वेंट का कर्व। ठीक है, तो सॉल्यूशन का जो कर्व है वो कहां से हम वो चीज हम कैसे मेजर करें, यस और नो। तो अब हम यहां पर क्या देखेंगे, जब हम सॉल्यूशन, जब इसके अंदर हम चीनी मिला देते हैं, इसे सॉल्वेंट के अंदर चीनी मिला देते हैं, ये जो पॉइंट है बेटा ये सॉल्वेंट का वो पॉइंट है जहां से स्टार्ट हुआ था फ्रीज होना, यानी ये यहां से यहां आ रहा है। चीनी मिला देंगे बेटा तो ऑब्वियस सी बात है उसका वेपर प्रेशर कुछ तो डाउन जाएगा, ये तो पक्की बात है। तो मान लेते हैं, काम करते हैं यहाँ पे, हम ये मान लेते हैं कि हमने चीनी हमने मिला दिया है, राइट। तो अच्छा, ये तो आपका क्या है, फ्रीजिंग है, फ्रीजिंग स्टेट है ये वाला, है ना। और ये यहां तक लिक्विड मान लेते हैं। जब ये लिक्विड था, पॉइंट ए से बी एंड सी, जब ये लिक्विड था तब की बात अलग है, और जब ये यहां पर ये एज अ क्या था बेटा, फ्रीज, यहां पर हम फ्रीज लिखेंगे। ठीक है, लेकिन जैसे हम इसके अंदर बेटा क्या मिला देंगे बेटा, शुगर मिला देंगे, तो शुगर मिलाते क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है ये सॉल्यूशन कुछ यहां पर आ जाएगा और ये कुछ ऐसे। ये आपका क्या होगा बेटा, सॉल्यूशन का कर्व, और ये आपका कर्व क्या होगा, सॉल्वेंट का कर्व। समझ में आता है यहां तक? अब वेपर प्रेशर देखो यहां पे क्या हो रहा है, ऑब्वियस सी बात है बेटा, ये जो पोर्शन होगा ना, ये वाला यहां से यहां तक और यहां से यहां तक, ये तो आपका फ्रीजिंग पॉइंट का डिप्रेशन होगा बेटा। कैसे, जरा देखो यहां पे, ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं, यहां से इसने फ्रीज करना स्टार्ट करा, ठीक है, और यहां पर आपका आ जाता है सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट। तो मान लेते हैं, ठीक है, कि जो फ्रीजिंग पॉइंट है, जो टेम्परेचर है, वो यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है वो क्या आ रहा है, डेल्टा टीएफ, है ना। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहां से इसने स्टार्ट करा और ये सॉल्यूशन का है, तो मान लेते हैं ये वाला यहाँ पर ये आपका टीएफ हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, टीएफ नॉट हो जाएगा। ठीक है, तो अब जो ये डिफरेंस आएगा दैट इज व्हाट, डेल्टा टी। बोलो यहां तक समझ में आता है, कोई दिक्कत? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब हमारा जो नेक्स्ट है बेटा, इसमें तीसरा जो प्रॉपर्टी है उसको बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर। ये क्या होता है? अच्छा एक बात बताओ, हमारे पास ये पानी है, क्या ये वेपर बनाएगा? हाँ या ना? मान लो ये लिक्विड ए है, ऑब्वियस बात है यहां पर प्रेशर बनेगा पी नॉट ए, प्योर वेपर बनेगा ना बेटा। लिक्विड ए है, जो वेपर बनाएगा कैसा बनाएगा, प्योर वेपर बनाएगा। अब यहां पे आगे की कहानी क्या है कि मैंने इसके अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया, मतलब ऐसा सॉल्यूट जो वेपर नहीं बनाएगा, पानी में मिक्स है बट वेपर नहीं बनाएगा। अब जरा दिमाग लगाना यहां पे, अब ये मैंने फिर से यहां से क्लोज कर दिया है, अब यहां पर कुछ, यहां पर ये कुछ, ठीक है, अब ये जो वेपर यहां बनेगा ये होगा PS, ऑब्वियस सी बात है बेटा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन होगा। क्या वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन? अच्छा जरा दिमाग लगाओ यहां पे कि जो ये वाला जो लिक्विड है हमारे पास, ए लिक्विड, यहां पर जो वेपर बन रहा है वो किसका बन रहा है, ए का बन रहा है। लेकिन अगर मैं नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दूं, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, वो भी वेपर बनाएगा। कहने का मतलब
अगर मैं नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को यहाँ पर सरफेस पर ले आता हूँ, सपोज कर लेते हैं, ठीक है, और ये मान लो आपका ये जो मैंने ग्रीन से बेटा बनाया हुआ है ये आपका शुगर है, नॉन वोलेटाइल, ठीक है, और जो आपका व्हाइट में वो आपका वाटर है। तो जरा एक बार दिमाग लगाना, यहाँ पे पूरा का पूरा सरफेस किसका है, ऊपर का पानी का ही है ना, आया ना, यानी सब के सब क्या बनाएंगे बताओ, वेपर बनाएंगे। यहाँ पे पूरे के पूरे किसके हैं सरफेस पे पार्टिकल, पानी के हैं, तो सारे के सारे वेपर जाएंगे आसानी से। तो यहाँ पर एक अच्छा खासा प्रेशर वेपर का क्रिएट होगा। अब मैंने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया। अब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने से क्या हो रहा है, जैसे मान लो बच्चे ग्रीन जो पार्ट है, जो ग्रीन पार्ट है यहाँ पे जो मैंने बनाया हुआ है, वो मान लो आप नॉन वोलेटाइल है, वो तो वेपर नहीं बनाएगा। अब वेपर में कौन जाएंगे, व्हाइट वाले, बट हाँ काफी कम हो जाएंगे, उनकी तादाद कम हो चुकी है। यानी यहां पर जो पीएस है, यानी टोटल जो वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन का, क्या वो पहले की तुलना में कम होगा कि ज्यादा होगा। अब ये बात आती है, ऑब्वियस सी बात है सर, पी नॉट ए ग्रेटर होगा पी एस से। ऐसा क्यों सर, ऐसा इसलिए बेटा कि जो पार्टिकल्स हैं सॉल्यूट के वो वेपर नहीं बना रहे हैं सॉल्यूशन में जाने के बाद। तो जो सरफेस था पहले पूरा का पूरा किसका था, पानी का था, ठीक है, तो वेपर सबके सब बना रहे थे। लेकिन अब जब मैंने चीनी उसके अंदर डिसॉल्व कर दिया है बच्चे, तो अब वो जो सरफेस एरिया है वो सॉल्यूट के पार्टिकल ने भी क्या कर रहा बेटा, ऑक्यूपाई कर लिया। यानी वाटर का जो सरफेस एरिया था अच्छा खासा अकेले रह रहा था बेचारा, अब वो जगह किसके पास शेयर हो रहा है थोड़ा बहुत सॉल्यूट के साथ, जो कि उसके वेपर नहीं बनेंगे। तो वाटर का जो सरफेस एरिया वो डाउन हो गया है, सीधी सी बात है, इसलिए जो वेपर बनेगा वो कम बनेगा, ठीक है, एज कंपेयर टू प्योर। ठीक है बेटा, ये आपका पी नॉट ए पी एस हो गया। चलो अब एक काम करते हैं, कितने की गिरावट आई है वेपर प्रेशर में, यहां लिख लेंगे लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। कितनी गिरावट आई जरा देख लेते हैं बेटा, है ना, ज्यादा कौन है बताओ, पी नॉट ए, और कम कौन है, एस। तो पी नॉट ए माइनस पी एस। बोलो यहां तक समझ में आता है। ये लाइन बेटा रट्टा मान लो, आगे काम आएगा। अब देखो यहां पर बेटा, अब मैं आता हूं आर एल वी पी पे। आर एल वी पी का मतलब क्या होता है, जो डिफरेंस आ रहा है पहले की तुलना में कितना आ रहा है। कहने का मतलब क्या है, अभी अभी आपने जो लोअरिंग वेपर प्रेशर निकाला है पी नॉट ए माइनस पी एस, पी नॉट ए की तुलना में कितना कम आएगा, तो इसका एक जो रेशियो बनेगा बेटा, दिस इज व्हाट, दिस इज कॉल्ड आर एल वी पी। सिंपल सी बात है। अब ये आर एल वी पी को अगर हम सॉर्ट आउट करते मान लो, तो पी नॉट ए क्या आ जाता है, पी नॉट ए तो वही रहेगा, पी एस क्या आ जाएगा, पी एस जो है वो पी ए के बराबर आ जाएगा, यानी कि पी नॉट ए एक्स ए अपॉन में पी नॉट ए। कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होगा सर आपने पी एस की जगह पी ए क्यों ले लिया। बेटा एक बात बताओ, यहां पे जरा देखें, ये जो बेटा पी एस है, क्योंकि यहां पर टोटल वेपर प्रेशर क्या होगा बताओ, पी ए प्लस पी बी। चेक करके देखो, पी ए प्लस पी बी होगा ना, लेकिन क्या पी बी का कोई वेपर बनेगा, सॉल्यूट का कोई वेपर बनेगा, नहीं बनेगा। किसका बनेगा, सिर्फ और सिर्फ ए का। तो पी एस और पी ए को हम क्या मान लेंगे बताओ, इक्वल मान लेंगे। इसलिए यहां पर पी एस की जगह अगर मैंने ये लिख दिया तो कोई इसमें बुराई वाली बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो पी ए के बराबर ही है। तो पी ए इजकल टू व्हाट, पी नॉट ए एक्स ए। अब यहां से बेटा पी नॉट ए कॉमन ले लो, बताओ 1 माइनस एक्स ए आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना। एंड फाइनली पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन में पी नॉट ए इक्वल टू एक्स बी। सिंपल है। अब तो मैं एक नई चीज और बताता हूं, पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन में पी नॉट ए इज इक्वल टू जो एक्स बी आया है, एक्स बी ओपन करो, एन बी अपॉन में एन बी प्लस एन ए। अच्छा एक बात बताओ बेटा, यहां पर लिखता हूं फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन। अब डाइल्यूट सॉल्यूशन का क्या मतलब है, समझो मेरी बात। डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब है एन बी अपॉन में एन ए। यानी कि मैं ये कहना चाह रहा हूं डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब कि जो एन बी है
उससे कहीं ज्यादा मात्रा में कौन मौजूद है बताओ? Na। ये आपका यहाँ पे आ जाता है NB, ठीक है। इस तरीके से बेटा आपने ये चीज समझ लिया है। NB अपॉन में Na। अब N मतलब तो पता ही होगा ना, गिवन मास अपॉन में मोलर मास, इज इट? तो ये तुम्हारा फॉर्मूला बेटा RLVP, रट्टा मार लो बेटा, इससे बोर्ड में तुम्हारे इससे क्वेश्चन पक्के बनते, सीरियसली आई एम टेलिंग यू। इसके क्वेश्चन 1-2 फंस ही जाते हर बार। अब आते हैं कहां बेटा? चौथी प्रॉपर्टी, फोर्थ प्रॉपर्टी, दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर? दिमाग लगाओ। ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में पहले तो पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए ऑस्मोसिस क्या होता है। क्या जानकारी है ऑस्मोसिस के बारे में? थोड़ी बहुत बायोलॉजी वाले बच्चे जानते होंगे। अगर कहा जाए ऑस्मोसिस के बारे में तो आसान भाषा में ये कह सकते हैं, पहले तो समझ लेते हैं उसके बाद लिखा जाएगा। कभी आपने नोटिस करा है कि कोई चीज अगर ड्राई है और उसको पानी के टच में रखा जाए तो पानी वहां से बहती हुई ड्राई जो भी चीज आप कांटेक्ट में ला रहे हैं लिक्विड के, उसके तरफ वो बढ़ता चला जाता है जहां पर ड्राइनेस है। यानी कि पानी हमेशा कहां से कहां जा रहा है, समझ रहे हो आप? ड्राइनेस की तरफ भाग रहा है। ड्राइनेस मतलब जहां पर पानी की मात्रा बहुत कम है, ऐसा ही होता है। अब जैसे मान लो कि रूट्स हैं, ठीक है। अब रूट्स जो है पानी को लेकर कहां जा रहे हैं? प्लांट के हर एक एरिया में लेके जा रहे हैं, राइट? क्योंकि पानी की मात्रा रूट में ज्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है पानी कहां कम है? ऊपर की तरफ, तो पानी ऑटोमेटिक ऊपर चढ़ रहा है। यानी कि प्लांट के ग्रोथ में कहीं ना कहीं बड़ा अच्छा रोल प्ले कर रहा है। एक्चुअली इसी को ऑस्मोसिस कहते हैं, जहां पर पानी लो कॉन्सेंट्रेशन से, समझ रहे आप? पानी लो कॉन्सेंट्रेशन से, यानी कि जहां पर पानी ज्यादा है उसको लो कॉन्सेंट्रेशन कहते हैं, ठीक है, से मूव कर रहा है कहां? हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। चलो एक बार इसे समझते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर समझने से पहले बेटा हमको समझना पड़ेगा ऑस्मोसिस क्या होता है। अगर ऑस्मोसिस आ गया बेटा तो ऑस्मोटिक क्या है? हलवा। समझ रहे ना? हलवा तो अच्छा लगता ही है ना? नहीं? बेटा अपना अपना टेस्ट पे है, किसी को नहीं पसंद आता भाई, किसी को पसंद आता है कि नहीं? क्या करो, गाजर का हलवा फेवरेट है भाई? सर्दी चल रही भाई, ये सब नाम नहीं लेते, ठीक है? ध्यान दो यहाँ पे। ये हमारे पास एक कंटेनर है, ठीक है। हमने इसके अंदर बेटा इसको सेपरेट करा हुआ है। सेपरेट किस चीज से करा है सर? आपने बताया नहीं, बस सेपरेट टाइम ही कर दिया हवा में। अरे यार सॉरी बताता हूं। इसको मैंने बोला है मेम्ब्रेन। ये एक छन्नी है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सर ये करता क्या है सेमी? बेटा नाम कुछ कह रहा है शायद। सेमी मतलब आधा, परमिएबल मतलब आधे को परमिट है, आधे लोगों को परमिट है इससे आर पार जाने की। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है? इज इट क्लियर? ये एसपी में आपने क्यों लगाया है सर? ऐसे कैसे लगा दिया आपने? पहले पढ़ ले बेटा, समझ गया? बताऊंगा वो चीज बाद में, ठीक है? चलो खैर देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास यहाँ पर एक तरफ ये है, ये एक तरफ ये कंटेनर है, कंटेनर के दो पार्ट है, एक तरफ ये पार्ट है, एक तरफ ये पार्ट है। अगर मैं कहूं कि ये वाला जो पार्ट है ये है लो कॉन्सेंट्रेशन वाला, क्या है? लो कंसंट्रेशन। सर लो कंसंट्रेशन इधर वाला, अच्छा ओके, मान लेते हैं गुरुजी, जो आप बोल दो मानना ही पड़ेगा बेटा, कोई ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास। अंततः पूछने आपको आना ही पड़ता है, क्या फायदा? इसलिए कह रहा हूं ढंग से पढ़ लो, ढंग से समझ लो, ठीक है? यहां जो सॉल्यूशन है बेटा वो हाई कॉन्सेंट्रेशन है, हाई कॉन्सेंट्रेशन है। किस तरफ बेटा? इस तरफ, ठीक है? अब मुझे एक बात बताओ बालकों, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होता क्या है? जिसको ये पता है उसको कॉन्सेप्ट के बारे में पता चल जाएगा। लिख दूं यहां बेटा, इट अलाउ ओनली सॉल्वेंट पार्टिकल टू पास, ठीक है? मतलब यहां से तो सॉल्वेंट पार्टिकल जाएंगे। अच्छा ये बताओ बेटा लो कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या होता है? यहां पानी की मात्रा क्या है? पानी की मात्रा क्या है?
यानी यहां वाटर की मात्रा क्या है बच्चों, बहुत ज्यादा है। यहां पानी की मात्रा क्या है बालकों, बहुत कम है। मतलब सर क्या कहना चाह रहे हैं आप? अरे भाई लो कॉन्सेंट्रेशन में पानी ज्यादा होता है ना, ऑब्वियस सी बात है यार। लो कॉन्सेंट्रेशन मतलब क्या? अब मैं तुमको आधा आधा चम्मच चीनी एक गिलास पानी में डाल के दूं तो मिठास लगेगा नहीं ना, पानी ज्यादा है चीनी कम है, लो कॉन्सेंट्रेशन। 5 चम्मच चीनी डाल दूं तो उसके कंपैरिजन में पानी क्या है, ठीक ठाक है ना, समझे नहीं समझे? लो कॉन्सेंट्रेशन मतलब होता है वाटर की मात्रा ज्यादा है। हाई कॉन्सेंट्रेशन मतलब क्या है कि वाटर की मात्रा कम है। तो अब समझें क्या? समझेंगे ये कि जो लो कॉन्सेंट्रेशन है वहां से जो पानी है बेटा वो इधर मूव कर रहा है। कह दो ये बात समझ में आया? क्या मैं ये बात आपको समझा पाया? पानी कहां से कहां मूव करेगा जल्दी बताओ। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन ने अपना काम कर दिया है, उसने साफ बोल दिया भैया हम तो पानी को देंगे परमिट, समझे? पानी मूव करेगा मेरे थ्रू, ठीक है, लेकिन सोल्यूट सॉल्वेंट को तो परमिट है, सोल्यूट को परमिट नहीं है। सोल्यूट यहीं रहेगा, इसका जो भी माल पानी इधर ही रहेगा जो हमने मिलाया हुआ है, इसका इधर जो हमने मिलाया वो भी यहीं रहेगा, वो इधर उधर नहीं जाने वाले। कौन जाने वाला है? ओनली सॉल्वेंट, पानी के पार्टिकल, दैट्स इट। तो वाटर के पार्टिकल यहां से यहां मूव कर रहे हैं, ठीक है। अब इधर जो मूव कर रहे हैं फ्रॉम लो कॉन्सेंट्रेशन टू, बोलो मेरे साथ, वाटर पार्टिकल विल मूव फ्रॉम लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन। दिस इज कॉल्ड व्हाट? ऑस्मोसिस। दिस इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। बोलो समझ में आता है? ये ऑस्मोसिस हो गया बेटा, इसको अच्छे समझ ले, दिमाग में बिठा लें। ऑस्मोसिस बहुत इजी पार्ट है बायोलॉजी में, खैर इसके बिना बहुत सारे काम नहीं होते हैं। ये ऑस्मोसिस हर जगह होता है, हमारी बॉडी में, हर जगह, हमारी बॉडी में काफी सारी जगहों पे ऑस्मोसिस का ही लफड़ा है, बताऊंगा तुमको बाद में। तो पहले बताओ यहां तक समझ में आया? और ऑस्मोसिस हमेशा सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के प्रेजेंस में ही होता है। मतलब सेमी परमेबल मेम्ब्रेन हमेशा चाहिए। फॉर एग्जांपल कोई सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का, है ना, एक होता है बेटा सेलोफिन। सेलोफिन बायोलॉजिकल सब्सटेंस है, पानी को आर पार जाने देगा, सॉल्यूट को नहीं। एक होता है परचेंट मेम्ब्रेन, ठीक है, आप यूं कह ले यूरिन ब्लैडर ऑफ पिग, सुअर का जो यूरिन ब्लैडर होता है ना भाई, वो भी इसके जगह इस्तेमाल होता है। किसकी जगह? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की जगह, ठीक है। यहां तक समझ में आता है? क्लियर है? चलो आगे बढ़ते। अगर पानी की मात्रा इधर जाएगा तो इधर पानी का लेवल क्या होगा बेटा? ऊपर की तरफ उठेगा, हाँ या ना? इस पानी के लेवल को रोकने के लिए अगर मैं यहां पर क्या लगा दूं बेटा, सोचो एक बार को, अगर मैं यहां पे लगा देता हूं पिस्टन, क्या लगा दूं? पिस्टन, और इतना प्रेशर लगाऊं कि ये जो पानी का जो पुल आ रहा है ऊपर की तरफ ये ना आए, यानी थोड़ा सा मैं यहां पर अगर प्रेशर लगा दूं तो, और इस प्रेशर को हम क्या बोल रहे हैं? पाई। ध्यान रखना बेटा, ये वही प्रेशर है जो इस वाटर के जो पार्टिकल है जो यहां से लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन तक जा रहे हैं, उनके दबाव को, उनके प्रेशर को न्यूट्रलाइज कर रहा है कि जिससे कि ये जो पार्टिकल इधर आ रहे हैं वो ना आए। नहीं समझे बात? भाई देखो तुमने सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगाया, अब वाटर के पार्टिकल लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन तरफ जाएंगे। यहां आते ही ये लोग क्या करेंगे बेटा? यहां पर प्रेशर क्रिएट करेंगे ऊपर की तरफ, जो कि मैं चाहता हूं ये ना हो। ये वाटर के पार्टिकल ये दिखने नहीं चाहिए मुझे इधर, समझे कि नहीं? मैं क्या करूंगा इधर? मैं क्या करेगा? मैं इधर से पिस्टन लगा के इसको रोकेगा, इधर से प्रेशर क्रिएट करेगा नीचे की तरफ, समझे? ये जो प्रेशर है, जो माइग्रेशन ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल का फ्रॉम लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन क्या कर रहा है? स्टॉप कर रहा है। इस प्रेशर को हम कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। बोलो यहां तक समझ में आता है? इज इट क्लियर? चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो बेटा अब मैं इसका फॉर्मुलेशन करने जा रहा हूं, जरा दिमाग से जरा फोकस करेंगे, ठीक है। पहली चीज ऑस्मोसिस लिख दूं। कुछ बच्चे कहेंगे सर आपने समझा तो दिया लेकिन ऑस्मोसिस सर लिखवाया नहीं, है ना? तो बेटा तुम लोगों को पोगो देखने से फुर्सत होगा तब ना, है? जरा ध्यान दो यहां पे, डोंट बी अ पोगो, सॉरी। ऑस्मोसिस क्या है? इट इज द माइग्रेशन, it is the migration of
solvent particle, it is a migration of solvent particle from low concentration to high concentration through SPM, semi-permeable membrane. And sir, what is osmotic प्रेशर? ऑस्मोटिक प्रेशर बेटा आपका क्या है, जरा ध्यान देंगे क्या होता है ये। द प्रेशर which is applied at high concentration side to stop osmosis. यहां तक बोलो, समझ में आता है? अब जरा एक बार फिर से आ जाओ यहां पे। बच्चों एक बात बताओ, ये जो प्रेशर यहां पे लग रहा है वो कैसे फॉर्मुलेशन कैसे किया जाता है, जरा दिमाग लगाना एक बार को। जो प्रेशर यहां लग रहा है क्या वो इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि जितना हायर कॉन्सेंट्रेशन होगा यहां पर पानी की, यहां पर यानी वाटर पार्टिकल के यहां पर आने का जो टेंडेंसी है वो सबसे ज्यादा होगा, आया ना? यानी वाटर के पार्टिकल बहुत तेजी से आएंगे अगर हायर कॉन्सेंट्रेशन होगा, और जितना ज्यादा वाटर पार्टिकल तेजी से आएंगे हमें प्रेशर भी उतना ज्यादा लगाना पड़ेगा। पहली बात तो ये हो गया, ठीक है। कहने का मतलब ये हो गया कि जितना ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगा सॉल्यूशन का उतना ही ज्यादा क्या लगेगा बेटा, ऑस्मोटिक प्रेशर। दूसरी बात, टेम्परेचर अगर ज्यादा होगा, टेम्परेचर ज्यादा होने से क्या होगा, पार्टिकल का, सॉल्वेंट पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, वो और तेजी से आएंगे। यानी कहीं ना कहीं जो हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर है वो टेम्परेचर के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, समझे? हाई कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन के तो प्रोपोर्शनल है ही, टेम्परेचर के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ये बात जरा दिमाग में रखेंगे। तो चलिए फटाफट देखते हैं नेक्स्ट लेवल। यहां पर मैं ऑस्मोटिक प्रेशर मैंने आपको बता दिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेटा व्हाट, कॉन्सेंट्रेशन, एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, एंड फाइनली इट विल बिकम व्हाट, C and T, एंड कांस्टेंट लगा दो बेटा, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ये आपका फॉर्मूला आ जाता है बेटा, इसको जरा एक बार फिर से देख लेते हैं। पाई इज इक्वल टू मोल पर लीटर RT, ठीक है। आपका फाइनली जो फॉर्मूला आ जाएगा पाई V NRT। बोलो ये समझ में आता है? दिस इज व्हाट, दिस इज ऑस्मोटिक प्रेशर। पाई मतलब क्या, ऑस्मोटिक प्रेशर। ये फॉर्मूला बेटा रट्टा मारे ला बहुत काम का है तुम्हारे कॉलिगेटिव में, इस पे क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। इस तरीके से बेटा आपने देख लिया ये ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर के बिहाफ पे कुछ चीजें तुम्हें बता दूं, जैसे कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है। आइसोटोनिक सॉल्यूशन, जब पहले सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर हो किसी दूसरे सॉल्यूशन के, कोई भी दो सॉल्यूशन जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, बराबर है, दीज बोथ आर व्हाट, ये दोनों क्या है बताओ, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। मान लो कि एक का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है और एक का क्या है, कम है। जरा यहां पर जरा ध्यान देना बेटा, जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होता है दूसरे के रिलेटिवली वो होता है हाइपरटोनिक। क्या होता है, हाइपरटोनिक। और ये क्या हो जाएगा, हाइपोटोनिक। बोलो यहां तक समझ में आता है? एक और बात, कुछ ज्ञान की बात ले लो बेटा। जो इंजेक्शंस होते हैं ना, हॉस्पिटल जब आप जाते हो, जब भर्ती होते हो, इंजेक्शन, दे आर आइसोटोनिक, दे आर आइसोटोनिक विथ ह्यूमन ब्लड। ह्यूमन मतलब सर, अरे पगला, अगर इंजेक्शन का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा निकल गया तुम्हारे ब्लड से, क्या होगा, जरा दिमाग लगाओ। अब इंजेक्शन तुम्हारे वेन से आर्टरी मतलब जा रहा है, तो तुम्हारा जो HB है, हीमोग्लोबिन,
जो ये वाला सेल है जनरली, मान लो ये जो इंजेक्शन हमने अभी भी डाला है वेन्स में, ठीक है, उस इंजेक्शन का जो कॉन्सेंट्रेशन है, क्योंकि जो हमारा HB है उसका खुद का भी कुछ ना कुछ बेटा क्या है, कॉन्सेंट्रेशन है। मान लो HB का कॉन्सेंट्रेशन π1 है और जो सॉल्यूशन जो इंजेक्शन आपने डाला है उसका जो कॉन्सेंट्रेशन है π2 है। सपोज π1 इज ग्रेटर देन π2, मतलब जो सेल का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो ज्यादा है, ठीक है, और जिसके अंदर डिप है, इंजेक्शन जो तुम्हारे ब्लड में जो जा रहा है उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या है, कम है। यानी कि जो इंजेक्शन जो जा रहा है तुम्हारे ब्लड के अंदर उसका कॉन्सेंट्रेशन कम है, मतलब वहां पर क्या है, लिक्विड की मात्रा ज्यादा है, पानी की मात्रा ज्यादा है। और पानी हमेशा कहां से कहां फ्लो करता है, लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई। अब यानी कि यहां पर ब्लड के अंदर वो पानी जाने वाला है, ब्लड HB के अंदर, तो यहां क्या हो जाएगा, जरा दिमाग लगाओ, हाँ, सेल्स क्या हो जाएंगे हमारे, स्वेल हो जाएंगे, आया ना। तो बेटा जरा ध्यान रखना, हमेशा हमारा जो इंजेक्शन होता है वो हमारे ब्लड के ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर होता है, जिससे हमारे HB के सेल्स ना स्वेल हो पाए, ना ही श्रिंक हो पाए, अच्छे से काम कर पाए, है ना। नहीं तो आदमी खामोखा भगवान के पास, है ना, समझ रहे हैं आप, टिकट कट जाता है। तो यही था बेटा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। उम्मीद करता हूं आप लोगों को मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया होगा। अगर कुछ कमी है तो बेटा प्लीज माफी तो नहीं मांगूंगा, क्योंकि उसके लिए तो मार खा जाओगे, वो मैं बोलने वाला हूं नहीं, ठीक है। लेकिन हाँ ये है, अगर तुम्हें लगता है कोई कमी है, कोई तुम्हें कुछ सुधार की आवश्यकता है ना, आप सजेशन दे सकते हैं, ठीक है, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। आपके लिए हमेशा हम लोग बेटा रेडी रहेंगे, ठीक है, आज कल और हमेशा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में आप लोगों से, तब तक के लिए बच्चों नमस्कार, टेक केयर यू ऑल।